उत्तर प्रदेश में अमरोहा से खबर यह आ रही है कि यहां एक मिनी स्कूल बस जिस पर फायरिंग की गई है। बाइक सवार 3 बदमाश थे और इन 3 बदमाशों ने जो मिनी स्कूल बस थी उस पर खुली फायरिंग कर दी। जिस वक्त फायरिंग हुई इस स्कूल बस पर 28 बच्चे बस में मौजूद थे। बस को लेकर पुलिस स्टेशन ड्राइवर पहुंच गया सीधा। बस ड्राइवर से विवाद हुआ था और उसी के बाद यह फायरिंग जो इन 3 बाइक सवार ने बस पर करना शुरू कर दिया। बस में सवार सभी बच्चे सुरक्षित हैं। यह गनीमत रहा कि किसी बच्चे को किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा। ड्राइवर ने भी सूझबूझ दिखाई, सीधे गाड़ी को लेकर पुलिस थाने पहुंच गया। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान इस समय मौजूद हैं। जरा जानते हैं उबैदुर रहमान से, ड्राइवर के साथ कहासुनी के बाद ये 3 बदमाशों ने इस स्कूल बस पर फायरिंग शुरू कर दी। उबैदुर रहमान, यही तस्वीर अभी तक सामने आ रही है? जी हाँ रुमाना, जो मेरी अभी पुलिस अधिकारियों से बात हुई है उनके मुताबिक जो स्कूल वैन का ड्राइवर है उसका कुछ विवाद 21 तारीख को हुआ था और उसकी तलाश में ये हमलावर थे। और जब स्कूल वैन जो है लगभग 28 बच्चों को लेकर के स्कूल जा रही थी तभी रास्ते में वो 3 बदमाश जो हैं मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने स्कूल वैन को रोक लिया और उसके बाद उस पर पथराव भी किया है और फायरिंग भी की है, जिसमें जो स्कूली बच्चे हैं, छात्र छात्राएं बहुत ज्यादा डरे सहमे हुए हैं। लेकिन समझदारी ये की है ड्राइवर ने कि स्कूल वैन को फौरन जो है वो करीब में थाना था, थाने में ले जा करके उसने खड़ा कर दिया ताकि बच्चे जो है सुरक्षित बच सके हैं। ये स्कूल जो है SRS एक पब्लिक स्कूल है और इसके जो कोई आरोपी अभी तक पकड़ा गया है क्या? भाजपा के नेता हैं। अभी कोई नहीं पकड़ा गया। अभी पुलिस की टीमें जो है रवाना हो गई, जो संभावित उनके ठिकाने हैं। बहुत शुक्रिया उबैदुर रहमान इस तमाम जानकारी के लिए। तो मतलब रोडरेज का मामला नहीं बल्कि पहले से कोई विवाद जो स्कूल बस के ड्राइवर के साथ चला आ रहा था और इसी के चलते ये 3 बाइक सवार आते हैं और अंधाधुंध जो फायरिंग है वो बस पर शुरू कर देते हैं। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई, बस को वो सीधे थाने में ले गया। फिलहाल पुलिस जो है वो इन बदमाशों की तलाश कर रही है और सभी बच्चे जो स्कूल बस में सवार थे वो सुरक्षित हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर अभी की ये है कि महायुति में अभी भी 11 सीटें ऐसी हैं जिस पर पेंच अटका हुआ है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। देखिए, बीजेपी जो है वो 150 से 153 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, ये जानकारी सामने आ रही है। शिंदे गुट को 80 से 82 सीटें मिलना संभव है और साथ ही सूत्रों के अनुसार एनसीपी अजीत गुट को 55 से 57 सीटें दी जा सकती हैं। तो ये हो सकता है सीट शेयरिंग का संभावित फॉर्मूला। अभी तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं हुई है। 11 सीटें ऐसी हैं जिस पर पेंच बाकी है और यही 11 सीटें मुश्किल बनी हुई हैं, गुत्थी को उलझा रही हैं, सुलझ नहीं पा रही। ये 11 सीटों का मामला अगर हल हो जाएगा तो फिर महायुति में सीट बंटवारे की समस्या का मतलब आप ये जानिए समाधान हो जाएगा। लेकिन वही मामला आकर अटक जाता है। 11 सीटों पर बात बन नहीं पा रही। सब अपना अपना दावा 11 सीटों को लेकर ठोक रहे हैं। आखिरकार हल क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, यही वो सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब अभी मिल नहीं पा रहा। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा प्रसाद इस समय मौजूद हैं, साथ ही मृत्युंजय सिंह भी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा पहले मेघा का रुख करते हैं और जानते हैं मेघा, बाकी सारी सीटों को लेकर कोई दिक्कत नहीं, 11 सीटें 288 में से ऐसी जिसको लेकर महायुति में पेच अटका हुआ है। रुमाना, आप ऐसा कह सकते हैं कि एटलीस्ट 11 सीट ऐसी हैं जिस पर अभी सहमति नहीं बनी है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि मामला बुरी तरीके से फंसा हुआ है, ऐसा नहीं है। जनरली जब इतनी सारी पार्टीज एक साथ होती हैं तो इतना समय लग ही जाता है सारी चीज़ों को स्मूदन आउट करने में। तो अभी जो बड़ी खबर है वो ये है कि 288 सीटों में रुमाना एटलीस्ट क्लैरिटी ये हो गई है कि बीजेपी के पास 150 से 153 रहेंगे और 80 से 82, 80 से 82 के बीच में शिवसेना जो शिंदे गुट है उनके पास है और 55 से 57 दैट इज 55 से 57 एनसीपी अजीत पवार के पास में रहेंगी। तो ये इस पर तो सहमति बन गई है। और मैं आपको बताऊं, ये 11 सीट की जो हम बात कर रहे हैं उस पे भी लगभग उनमें से 9 सीट पर भी लगभग एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, लेकिन वो फाइनल अंडरस्टैंडिंग के लिए वेट कर रहे हैं। 2 ऐसी सीट है जिस पर क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं आई है
तो ये 11 सीट को अगर हम अलग रखें और मैं आपको बताऊं क्योंकि नॉमिनेशन 29 तारीख तक होने वाला है, तो बी फॉर्म तो लोगों को दे दिया जा रहा है, जिनको जिनको जहां जहां क्लैरिटी हो गई है। अब 11 सीट को छोड़कर समझिए कि बाकी सारी सीटों पर इन्होंने कैंडिडेट अपना तय कर लिया है, फॉर्म्स उनको दिए जा रहे हैं, उनका नामांकन अब होने वाला है इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। जैसे आज देवेंद्र फडणवीस जी खुद भी अपना नामांकन भर रहे हैं नागपुर से। अब अगले 5-6 दिन में ये सब क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, अब एक आप तरफ इसको बीजेपी compare- जिसने 99 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही जारी कर दी, इसके अलावा एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से 45 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए गए, लिस्ट सामने आ गई। इसी तरीके से अजीत गुट करीब 38 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी कर दी गई। तो कुल मिलाकर वो सहमति का काम भी साथ के साथ और जो सीटें अटकी हुई हैं उनका पेच सुलझाने का काम भी साथ के साथ, और फिलहाल महायुति में जो सुई आकर अटकी हुई है, जैसा कि मेघा हमें बता रही थी, वो अब बात 11 सीटों पर आकर फिलहाल अटकी हुई है और इनको भी जल्द सुलझा देने की उम्मीद है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर, एनसीपी अजीत गुट की जो दूसरी लिस्ट आई है, उस दूसरी लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के और नाम जारी कर दिए गए हैं और इसमें बांद्रापुर से जीशान सिद्दीकी को टिकट दे दिया गया है। अणुशक्ति नगर से सना मलिक, नवाब मलिक की बेटी हैं। नवाब मलिक की उम्मीदवारी का बीजेपी पुरजोर तरीके से विरोध कर रही थी, तो नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को उम्मीदवार बनाया गया है। और अब से कुछ ही देर पहले एनसीपी में शामिल हुए जीशान सिद्दीकी और जीशान सिद्दीकी को उम्मीदवार एनसीपी अजीत गुट ने बना दिया। तो जीशान सिद्दीकी से हमारे संवाददाता सूरज ओझा ने इस मौके पर खास बातचीत की और इस दौरान जीशान ने जो बयान दिया उसके हिसाब से जरा सुनिए उन्होंने किस तरीके से कहा कि ये जो लड़ाई है वो पापा ने अधूरी जो छोड़ दी है उसको पूरा करने का जिम्मा उन्होंने अपने कंधों पर लिया। सुनिए जरा। हमारे साथ जीशान सिद्दीकी जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। आज आपने ऑफिशियली घड़ी को हाथ में बांध लिया है। हाथ में भी बांधा है, दिल में भी बांधा है। और 2019 में जब कांग्रेस से लड़े थे तो घड़ी साथ में ही थी। बहरहाल चीजें बदली है इस कठिन समय में। अजीत दादा ने, प्रफुल्ल पटेल जी ने, सुनील तटकरे जी ने जो मुझ पे विश्वास दिखाया है, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी चीज है और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरे पिताजी बाबा सिद्दीकी जी का जो अधूरा सपना है वो मैं जरूर पूरा करूंगा। हाल ही के दिनों में आपके पिता जो कि बहुत ही लोगों के लिए जमीनी स्तर के नेता थे, उन पर गोलियां चलाई गई, उनकी हत्या की गई। क्या कुछ आप इस बारे में जांच एजेंसी से आपको समझ में आ रहा है? मेरे पिताजी ने जो खोया है, हमने जो खोया है, वो मैं शब्दों में नहीं बोल सकता हूँ। ये सब इलेक्शन, राजनीति सब अलग है, मगर हमने अपने घर का ताज खोया है। ये भी सुनने में आ रहा है कि वो दोनों को मारना चाहते थे, मगर मेरे पिताजी ने जाते जाते भी मुझे रक्षा की और मुझे बचा के गए। तो एक कारण होगा कि उनको, मेरी रगों में भी उनका खून ही है। और मेरे पिताजी ने मेरी परवरिश ऐसी की है कि कभी भी कोई चीज़ को मैं छोड़ के भागूंगा नहीं, लड़ूंगा और उनका जो अधूरा सपना है वो पूरा करके रहूंगा। और जो लड़ाई वो लड़ रहे थे लोगों के लिए, गरीबों के लिए, उनके हक के लिए, घरों के लिए, वो मैं जरूर लड़ते रहूंगा। आपने एक ट्वीट किया था और बताया था कि कांग्रेस ने फिर अपना असली रंग दिखा दिया, जैसे कि अभी आपने शुरुआत में भी कहा था कि यूबीटी के प्रेशर में आकर आपकी सीट किसी और को दे दी। हाँ, तो क्या जब ये आपके कठिन दौर में थी तभी भी कांग्रेस आपके साथ आई नहीं? कांग्रेस क्या है कि उबट्टा के लिए इतने प्रेशर में है कि वो कुछ कह नहीं सकती है। उनको शायद से करना कुछ और होगा, मगर महाविकास आघाड़ी ने हमेशा खेल खेले और इस कठिन समय में भी उन्होंने खेल खेले। और कांग्रेस ने भी बहुत सारे वादे किए थे, बोले थे कि अनअपोज रहेगा, ये होगा, ठीक है, उससे कुछ नहीं है। देखिए, मैं तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री करने वाला हूँ, मगर कुछ चीजें कही गई थी वो ठीक है, उसका जवाब हम वोटों की तरफ से देंगे जनता। और इस कठिन समय में भी शिवसेना उबट्टा ने अपना गुरूर बरकरार रखा। मगर जनता जानती है कि सिद्दीकी परिवार हर वर्ग के लिए काम करता है, हर समाज के लिए काम करता है। और मेरे पिताजी जैसे करते आ रहे हैं, मैं भी वैसे करते रहूंगा और लोग लड़ते रहूंगा। जीशान सिद्दीकी को आप सुन रहे थे। मैं आगे बढ़ूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह इस समय मौजूद हैं और जरा जानते हैं मृत्युंजय से, चाहे महायुति हो या फिर महाविकास आघाड़ी, सीटों को लेकर सस्पेंस। हालांकि उन सीटों की संख्या बहुत कम होती नजर आ रही है जिन पर सस्पेंस है, लेकिन अभी बाकी तो है। मृत्युंजय,
बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बाकी है, लेकिन जिस प्रकार का पेच एमवीए में फंसा हुआ है वो उस तरह का पेच महायुति में नहीं फंसा दिख रहा है। जैसा सहयोगी मेघा ने बताया कि 11 सीटों पर जो मामला है, आपको बता दूं कि उसका हल किस तरह से निकाला जा रहा है। उदाहरण के तौर पर समझाता हूं, अभी 1 घंटे पहले एनसीपी अजीत पवार गुट ने लिस्ट जारी की है। उसमें प्रताप चिखलीकर करके नेता हैं जो लोहा से उनको उम्मीदवारी दी गई है। प्रताप चिखलीकर बीजेपी के नेता हैं, कल तक वो बीजेपी में थे। अब बीजेपी की ही अब सहयोगी दल है एनसीपी अजीत पवार गुट, उनको एनसीपी अजीत पवार के सिंबल पर चुनाव लड़ाया जा रहा है। इसी तरह से देखिए नारायण राणे के दूसरे बेटे हैं नीलेश राणे, उनको शिवसेना शिंदे गुट ने अपने टिकट पर उम्मीदवार बनाया है रत्नागिरी की एक सीट से, कुडाल से। तो इस प्रकार से सामंजस्य बिठाया जा रहा है, लेकिन पेच फंसा हुआ है एमवीए में। एमवीए में पहले तो ये है कि कौन कितनी ज़्यादा सीटों पर लड़ेगा, क्योंकि एमवीए में एक फॉर्मूला तय है कि जिसके ज़्यादा विधायक मुख्यमंत्री होगा उसका। तो ऐसे पर हर पार्टी चाहेगी कि वो ज़्यादा सीटों पर लड़े। अभी तक तो 85 का आंकड़ा लेकर चल रहे हैं। शिवसेना यूबीटी इस बात पे अड़ी हुई है कि हम कम से कम 100 सीट पर लड़ेंगे, लेकिन ये होता संभव नहीं दिख रहा है। जो ग्राउंड पर फॉर्मूला दिया जा रहा है कांग्रेस द्वारा, कांग्रेस अपने आप को 100 से 105 सीटों पर दावेदारी पेश कर रही है। मामला वहाँ फंसा हुआ है और वहाँ ऐसी स्थिति भी बनती नजर नहीं आ रही है कि इस पार्टी का उम्मीदवार दूसरी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े। तो कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। एक और भी चिंता है दोनों गठबंधन की, अगर हम बात करें कि कुछ सीटें ऐसी है जहां अभी उम्मीदवार अगर डिक्लेयर कर दिए तो वहां बगावत होने का डर है, वहां दूसरी पार्टी का कोई नेता निर्दलीय खड़ा हो सकता है। तो वो स्थिति ना आ जाए, इसलिए कुछ जो नामांकन है वो आखिरी दिन होंगे, यानी 29 तारीख को होंगे और उनका नाम 28 तारीख को रात को भी आ सकता है। इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। इस प्रकार की स्थिति बनती दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक रफ आइडिया एक बन चुका है। महायुति की बात करें तो 155 बीजेपी, 78 के आसपास शिवसेना शिंदे, 55 के आसपास अजीत पवार गुट, प्लस माइनस 1-2 सीटें हो सकती हैं। इसी प्रकार से 85 अब तक का फॉर्मूला तय हुआ है। इसमें कम से कम 18 सीटों पर बंटवारा होना अभी भी बाकी है, जिसको हल निकालने का प्रयास मीटिंग के जरिए किया जा रहा है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए महाराष्ट्र में वहां दूसरी तरफ एक बार फिर से चाचा और भतीजे की लड़ाई देखने के लिए मिलेगी, और इस बार कौन चाचा कौन भतीजा ये समझिए आप। बारामती में चाचा और भतीजे आमने सामने होंगे। चाचा होंगे अजीत पवार और उनके सामने भतीजे होंगे युगेंद्र पवार। एनसीपी शरद गुट ने युगेंद्र पवार को उम्मीदवार बना दिया है। शरद पवार के पोते युगेंद्र पवार, अजीत पवार के छोटे भाई के बेटे हैं युगेंद्र पवार। तो बारामती लोकसभा चुनाव 2024 जहां लड़ाई भाभी और ननद की हुई थी, और अब बारामती विधानसभा चुनाव में लड़ाई चाचा और भतीजे की। वहीं महाराष्ट्र को लेकर आज कांग्रेस सीसी की बैठक होनी है। बची हुई सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग जाएगी, और ये जो बैठक है वो शाम 4 बजे होगी, कांग्रेस सीसी की बैठक। कांग्रेस ने कल आप जानते हैं 48 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। महाराष्ट्र को लेकर आज कांग्रेस सीसी की बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगेगी। बाकी बची सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होकर नाम फाइनल कर लिए जाएंगे, ये जानकारी मिल रही है। कल 48 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस पार्टी कर चुकी है, और ऐसे में बाकी सीटें जो कांग्रेस के हिस्से में आने वाली हैं, उन पर उम्मीदवारों के नाम को फाइनल आज कांग्रेस सीसी की बैठक में किया जाएगा, जो शाम 4 बजे होनी है। और बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग सेक्टर में आतंकवादी हमला हुआ। सेना की गाड़ी को निशाना बनाया गया। सेना की गाड़ी पर आतंकवादियों ने हमला किया। इस आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए, 2 जवान घायल हुए। इस हमले में सेना के लिए काम कर रहे 2 मजदूरों की भी मौत हो गई और 1 मजदूर घायल बताया जा रहा है। आतंकी संगठन PAFF लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ यह संगठन है। इसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो PAFF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ यह संगठन बताया जाता है। सेना की गाड़ी पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस समय मौजूद है। जरा जानते हैं आसिफ कुरैशी से, इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो चलाया जा रहा था उस पर सेना को क्या कुछ कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है, और साथ ही साथ वो जो जवान घायल बताए जा रहे थे उनकी हालत कैसी है, अब इसको लेकर क्या है अपडेट आसिफ? रोमाना देखिए, जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ों के बीच जो मेरे पीछे आप देख सकती हैं, अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इन्हीं पहाड़ों के पीछे अगर देखें तो LOC का इलाका है जो पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर से जुड़ता है, लेकिन ये इलाका अगर दाईं ओर देखें तो वो
जम्मू के पुंछ इलाके से मिलता है। यानी घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच इस समय सेना का ऑपरेशन जो है लगातार उन मिलिटेंट्स की तलाश में जारी है जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। मैं दिखा दूं कि हमला इतना तीव्र इस वजह से था कि ठीक ऐसी सड़क, यही सड़क जो है आगे उस जगह की तरफ जाती है जिसको नागन बहक कहते हैं, जहां पे ये मुठभेड़ हुई थी। और केवल एक गाड़ी के चलने की यहाँ पे जगह होती है ज़्यादातर जगहों पे, और घने जंगल जो है सड़क के दोनों ओर हैं। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया और इतना बड़ा नुकसान सेना को उठाना पड़ा। 3 गाड़ियों का काफिला यहाँ से जा रहा था जो गुलमर्ग से ऊपर LOC की तरफ जा रहा था जब इसको निशाना बनाया गया। और कम से कम 2 हमलावरों की पुष्टि उन जवानों ने की है जो इसमें जख्मी हुए थे। और माना यही जा रहा है कि 2 से 3 का एक ग्रुप हो सकता है जो यहाँ पे आया है, लेकिन खुफिया एजेंसियों का ये कहना है कि ये कोई नया घुसपैठ किया हुआ ग्रुप नहीं है। ये पिछले कुछ समय से सक्रिय था और हो सकता है कि पुंछ के इलाके से इन्हीं पहाड़ों के जरिए अब गुलमर्ग सेक्टर में आकर यहाँ पे इस हमले को अंजाम दिया है। मैं बता दूँ कि PIFF का जो ताल्लुक है वो जैश मोहम्मद के छगन ग्रुप के तौर पर माना जा रहा है। और ये वाला इलाका जैश हमेशा से ही इन्फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करता रहा है, क्योंकि अगर यहाँ से देखिए पुंछ के इलाके जहाँ से घुसपैठ होती है तो दाएं वाला इलाका बडगाम की तरफ जाता है, पीछे पुंछ है, और बाएं वाला इलाका गुलमर्ग और यहाँ से बारामूला की जो है सिलिकोट बॉर्डर वहाँ तक जाता है। यानी इसी वजह से यहाँ पे जैश हमेशा सक्रिय रहा है और इस हमले के पीछे भी जैश का ही हाथ बताया जा रहा है। और इस समय उन हमलावरों की तलाश के लिए यहाँ पे ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो चिंता है सुरक्षा बलों की वो इस बात की है कि अगर हमलावर घने जंगलों का फ़ायदा उठाकर बारामूला की तरफ, शंस की तरफ चले गए तो वहाँ पे रिहायशी इलाका है उसमें वो फैल सकते हैं, जब ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से दाईं तरफ जो है द्रंग का इलाका है, टंगमर्ग, गुलमर्ग का, तो यहाँ पे भी रिहायशी इलाके में अगर वो घुसे तो काफ़ी ज़्यादा चिंताएं बढ़ सकती हैं। लेकिन अभी ऑपरेशन जारी है और जवानों के बारे में बता दूं कि इनकी हालत 2 जवानों की गंभीर बताई जा रही है, जिनका उपचार श्रीनगर स्थित 92 बेस हॉस्पिटल में इस समय भी चल रहा है। रोमाना रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास। देखिए, पहले 20 अक्टूबर की वो तारीख थी जब गांधरबल में हमला हुआ, अब गुलमर्ग में सेना की गाड़ी पर बाकायदा घात लगाकर हमला किया गया। और कुछ दिन पहले ही आप जानते हैं विधानसभा चुनाव जो जम्मू कश्मीर में खत्म हुए हैं। हम जरा सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद है और जरा उनसे समझते हैं। जगविंदर, ये जिस तरीके से विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद आतंकवादी हमले और उनका जो पैटर्न है उसे किस तरीके से देखा और समझा जाए? देखिए, सबसे चिंता की बात यह है जो सुरक्षा एजेंसियों ने नया पैटर्न पकड़ा है। 2019 के बाद गुरिल्ला अटैक किए जा रहे हैं। टेररिस्ट पहले सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एंगेज होते थे और गन बैटल होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो बुलेट स्प्रे करते हैं और भाग जाते हैं। यानी ये गुरिल्ला रणनीति जो वो लेकर आए हैं, इसको निपटना एक सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए नया चैलेंज साबित हो रहा है। दोनों अटैक, चाहे आप ये देख लें कि जो 20 तारीख का अटैक हुआ और ये 24 तारीख का अटैक जो सेना पर हुआ है, इन दोनों अटैक में गुरिल्ला पद्धति को अपनाया गया। इसका मुख्य असर क्या पड़ेगा? जो सिक्योरिटी फोर्सेस की चिंता है, जो सरकार की चिंता है, उनको ये लग रहा है कि जिस टूरिज्म और ट्रेड को दोबारा से ट्रैक पर लाने के लिए चाहे वो सरकार कोशिश कर रही है या फिर सेंटर कोशिश कर रहा है, उन दोनों चीजों को इससे धक्का लगेगा। और ये अटैक इसलिए खतरनाक होते हैं कि इसमें एंगेज ना होकर टेररिस्ट एक अपना अटैक करते हैं, लोगों को मारते हैं, चाहे वो सिविलियन हो या फिर वो सिक्योरिटी फोर्सेज हो, और फिर छुप जाते हैं जाके। तो ये एक नई पद्धति आई है 2019 के बाद, जिसे एक बड़ा चैलेंज मान रहे हैं सिक्योरिटी फोर्स। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जिंदगी की जीत हुई है, दाना तूफान हार गया है। वो दाना तूफान जो बंगाल की खाड़ी से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेजी से आगे बढ़ रहा था, ओडिशा के तट से टकरा चुका। इस तूफान की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान ओडिशा में हुआ है, पश्चिम बंगाल में हुआ है। यहीं पर सबसे ज्यादा खतरा भी था नुकसान का। देर रात तूफान टकराया और टकराने के बाद कमजोर पड़ गया। जान का नुकसान नहीं हुआ, ये गनीमत रही। ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ है, ये भी गनीमत रही। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश जरूर हुई है, कई जगह पेड़ गिरे हैं और उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त धामरा से मौजूद हैं और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से, तूफान आकर गुजर चुका है अंकित, अब हालात कैसे हैं? रोमाना, हालात अब जो है वो तबाही के जो निशान है वो तस्वीरें ज़रूर अब हमारे सामने है, लेकिन पहले आपको बता देता हूँ धामरा पोर्ट जहाँ पर इस तूफान ने हिट किया था वहाँ पर क्या तस्वीरें हैं। देखिए,
कल रात में समुद्र पूरा उफान पर था। 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी और उसके साथ में तेज बारिश हो रही थी, लेकिन अब वही समुद्र आपको शांत नजर आ रहा है। कल दोपहर में जिस समय हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे, इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं, पानी यहाँ तक था और उसके आगे तक रात में पहुंच गया था, लेकिन अब समुद्र वापस अपनी जगह पर पहुंच गया है। तो ये इस बात की जो तस्दीक करता है कि अब वो तूफान तट से टकरा करके आगे बढ़ चुका है। इस वक्त हवाओं की रफ्तार की बात करता हूँ तो करीबन 40 से 50 किलोमीटर की जो है गति से हवा बह रही है, यानी कि जो 120 पर जो थी वो आधी से कम हो चुकी है। तो वो भी एक राहत की बात है। लेकिन अब जो आपका दूसरा सवाल कि अब बाकी जो है क्या, बाकी अभी हम जो है पूरे इलाके में जब हम घूम रहे हैं तो साफ तौर पर वो तबाही की जो तस्वीरें दिख रही हैं। हालांकि जानो माल के नुकसान की बहुत ज़्यादा खबर नहीं है, लेकिन लोगों के जो कच्चे घर थे वो उजड़ चुके हैं। उसके अलावा जो बिजली के खंभे थे वो टूट के गिर चुके हैं, जो बिजली के तार थे वो घरों के ऊपर गिरे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर लोगों से जब हम बात कर रहे हैं, उनका ये ज़रूर कहना है कि अगर प्रशासन ने तय वक्त पर या पहले से ही अलर्ट मोड पर काम नहीं किया होता तो एक बड़ी तबाही, एक बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन अभी तक शुक्र की बात यह है, अच्छी बात यह है कि इस तरीके से जानो माल के नुकसान की जो है तो जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम कह सकते हैं उसको ज़रूर नुकसान पहुंचा है। लेकिन एक और तस्वीर, दूसरी तस्वीर जो कि इस बात की तस्दीक करती है कि अब वो दाना जो साइक्लोन था, जो सीवियर साइक्लोन था, वो तट से टकरा करके आगे बढ़ चुका है। तो जो हवाएं, जो लगातार बारिश पिछले हम कह सकते हैं कि करीबन 12 घंटे से नॉन स्टॉप चल रही थी, अब उसमें भी कमी दर्ज की जा रही है। जी रोमाना। और वो लोग जिन्हें निचले इलाकों से या तटीय इलाकों से सुरक्षित स्थान पर भेजा गया था, उन लोगों को कब तक दोबारा वापस शिफ्ट कर दिया जाएगा, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? कब तक स्थिति पूरी तरीके से सामान्य हो पाएगी? मौसम विभाग की तरफ से क्या अनुमान जताया गया है अंकित? रोमाना, अगले 24 घंटे में हालात जो है काफ़ी हद तक सामान्य होने लगेंगे और इसी वजह से हमको ये भी गौर करना होगा कि स्कूलों की जो छुट्टी की गई थी, ये कहा गया था कि 25 तारीख तक, हालांकि उसके बाद में शनिवार रविवार है तो 2 दिन तो वैसे ही छुट्टी हो जाती है अमूमन स्कूलों में, लेकिन 25 तारीख तक 2 दिनों के लिए स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टी की गई थी, 23, 24 और 25 3 दिनों के लिए। और आज अभी जब हम जो है यहाँ तक पहुँच रहे हैं समुद्र के इस इलाके तक, क्योंकि कल जो है शाम के बाद से तो यहाँ पर आने की अनुमति ही नहीं थी। साफ तौर पर प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि आगे जाना मतलब आपको अपने आप रिस्क लेना चाहिए और उसके लिए भी हम आपको अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर हवाओं की रफ्तार और पानी की रफ्तार जो है बहुत तेज थी। लेकिन अब जैसे जैसे जो है तूफान आगे बढ़ा है, जो स्थानीय लोग हैं वो वापस, हालांकि पूरा परिवार नहीं, लेकिन जो परिवार का मुखिया है या परिवार का एक अहम सदस्य है, वो अपने घरों तक अब जरूर पहुंच रहे हैं और उसका आकलन कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में नुकसान क्या हुआ है? नुकसान उन किसानों को हुआ है जिन्होंने अपनी फसलें बोई हुई थी। हमने देखा है यहाँ पर जो कई बड़े बड़े खेत हैं वो पूरी तरह जो फसलें बिछ गई हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, बिजली के खंभे हो, मोबाइल टावर्स हो या लोगों के जो छोटे छोटे घर थे जो कच्चे थे, उनको नुकसान हुआ है। तो इस तरीके का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन एक राहत की बात और एक अच्छी खबर मैं जरूर यही कहूँगा कि अब तक बड़े पैमाने पर किसी तरह के जानो माल के नुकसान की खबर नहीं सामने आई है। एक और तस्वीर आपको दिखा देता हूँ, राजेश अकरम की तस्वीर दिखा सके। देखिए यहाँ पर ये मछुआरों की जो बस्ती थी जहाँ से लोगों को हटाया गया था। यहाँ पर अमूमन जो मछुआरे जो मछलियाँ पकड़ने के बाद में यहाँ पर रहते थे और उनकी बोट्स यहाँ पर रहती थी, लेकिन यहाँ पर ना मछुआरे हैं ना बोट्स हैं, क्योंकि उनको रिलोकेट कर दिया गया है। राजेश, एक और तस्वीर अगर हम दिखा पाए, कल जब हम यहाँ पर आए थे तो कई सारी जो है नावें सुबह से खड़ी हुई थी, लेकिन दोपहर बाद उनको भी शिफ्ट कर दिया गया है और उनको जो साइड में जो बैक वाटर हम कह सकते हैं उस इलाके में शिफ्ट कर दिया गया है। तो इंतजाम जो किए गए थे, निश्चित तौर पर उसका जो एक असर, उसका एक फ़ायदा ये हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर, यानी कि जो नुकसान हुआ है वो आपका संपत्ति का ज़रूर हुआ है कहीं कहीं पर, लेकिन जानो माल के यानी कि लोगों की ह्यूमन लाइफ की वो जो है अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है। और वो निश्चित तौर पर एक अच्छा संकेत, ये एक अच्छी खबर ये कही जा सकती है कि स्थानीय प्रशासन हो, सरकारें हो, केंद्र सरकार हो, एनडीआरएफ हो, ये तमाम एजेंसीज, उन्होंने जो काम किया था उसके चलते लोगों के जानो माल के नुकसान से बचाया जा सका है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए अंकित गुप्ता। तो गनीमत यही रही, दाना तूफान आकर गुजर गया, जान का नुकसान नहीं हुआ, माल का जरूर कुछ नुकसान हुआ है। और इस बीच ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, समंदर में उठती लहरें आपके सामने हैं। संकट टल गया है, ओडिशा और बंगाल से होकर गुजर गया तूफान दाना। यहीं ओडिशा के तटीय इलाके में आकर ये तूफान टकराया और जब इस तूफान की आमद थी,
इसकी आने की आहट थी तो वो किस तरीके से तेज हवाओं के साथ साथ जोरदार बारिश के तौर पर दिखाई सुनाई पड़ रही थी, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और अब उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी हुई एक और जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। यूपी उपचुनाव में बीजेपी को समर्थन देगी निषाद पार्टी, ये तस्वीर साफ हो गई है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने खुद इसका ऐलान किया है। बीजेपी के सभी 9 प्रत्याशियों को हमें जिताना है, संजय निषाद ये कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी भ्रम फैलाती है। उत्तर प्रदेश की बर्बादी के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक हुई, विकास के लिए बीजेपी के साथ हैं हम, ये संजय निषाद ने कहा है। दिल्ली का चक्कर लगाने के बाद लखनऊ पहुंचे संजय निषाद हमारे साथ हैं। मान गए साहब? हमारा समाज मान गया तो हम भी मान गए। मैंने बातचीत की है, जो समाज के मुद्दे थे, जिनका आक्रोश था समाज का, गुस्सा था समाज का। कहा था कि अगर मझवा और कटहरी में हमें हमारे सिंबल पर टिकट नहीं मिलता है तो हमारे कार्यकर्ता उदासीन रहेंगे, पूरे मनोयोग से नहीं लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। तो जो विस्तृत वार्ता होती है तो उसमें कैसे हमें अपेक्षित परिणाम मिलेंगे, उसमें पहला आया कि अगर निषादों का मुद्दा हमारा हल होता है आरक्षण का, कि भाई केंद्र में हम गजट में हम अनुसूचित में है, मझवार गौड़ तुरैया खरवार बिल्लार। अच्छा, मझवा कटहरी पर आपकी बात हो गई और आपने कहा कि हम पूरा समर्थन देंगे भाजपा के प्रत्याशी। नहीं, उसी की बात मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में बेईमानों ने हमें ओबीसी में डाल दिया। अगर न्याय के लिए हम आपके पास आए थे और निषाद बहुत गुस्से में है, नहीं देंगे कटहरी मझवा तो और गुस्से में आ जाएंगे। तो अगर आप इनके आरक्षण देने पर तैयार हो और बातचीत नहीं हो रही है तो कैसे खुश होंगे? वो आज दीपावली बाद बैठेंगे इस पर, इनके आरक्षण के मुद्दे पर। जो तय होगा, अगर हमारे प्रत्याशी जीत सकता, मेरा सिंबल जीत सकता तो आप तय कर दीजिए, आपका जीतेगा आप तय करिए, लेकिन हमें आरक्षण के मुद्दे पर हम लोग सहमत हो गए हैं। दीपावली बाद बैठेंगे, इसलिए मैं तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता हूँ। आपको नहीं मिली, उसके बाद कहीं इधर उधर भी पुराने गठबंधन अखिलेश यादव इधर उधर तो नहीं झांक रहे? इसीलिए तो मैंने प्रेस कर दिया, सबको बुला लिया, कार्यकर्ताओं के सामने बोल दिया कि हमें, ये तो विपक्ष के लोग हैं ना, तो झूठ बोलने माहिर है, दुनिया का झूठ प्रपंच बोलने माहिर है ना, तो इसीलिए मैंने साफ कर दिया कि तुम्हारे आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा तैयार हो चुकी है, तुम भी तैयार होकर 9 सीट पर तहे दिल से, जिस तरीके से अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश को अस्थिर बनाने के लिए सपा का समर्थन कर सकती है, तो तुम्हें उत्तर प्रदेश में स्थिरता लाने के लिए, शांति लाने के लिए, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए तो हमें समर्थन करना है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि संजय निषाद में हिम्मत ही नहीं है, अपनी समाज की बात करें, मंत्री पद से इस्तीफा दे दें। ऐसी स्थिति में जब मझवा कटहरी नहीं मिला तो हम कहते हैं कांग्रेस के किसी से इस्तीफा दिलवाया उन्होंने, वो भी तो 5 ठो मांग रहे थे, अब उन्होंने क्या दे दिया क्या उनको? आज के दिन में अगर वो बड़ी पार्टी, समाजवादी पार्टी के सामने, बड़ी पार्टी जीत के लिए अपने को सरेंडर कर सकती है कि उत्तर प्रदेश को अस्थिर करना है, फिर से झोंकना है, तो हम तो छोटे भाई हैं और उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए छोटा भाई बड़े भाई के साथ खड़ा रहे, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।